हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। अब जो टाइम पीरियड बचा हुआ है एग्ज़ाम का, बहुत ही कम बचा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब इतना टाइम है कि अगर एक एक टॉपिक को भी हम देखेंगे तो वन डे वन टॉपिक, इतना टाइम बचा हुआ, क्योंकि आपके अभी प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे, आप उसमें भी बिजी होंगे। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जितने भी टॉपिक आप लोगों ने अभी तक देखे, जैसे गॉस थ्योरम देखा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा और सेमीकंडक्टर डिवाइस देखा, ये आज आपके लिए एक नया वीडियो है जो लेस कंटेंट में आपको हाई स्कोर करवाएगा और क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाएगा उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियोस में डिस्कस किया गया है। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। बट ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, वही आता है और उसी से पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो पहले हम सिलेबस की बात कर लें कि इसमें आएगा क्या एग्जाम में आपके। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन बनेगा वो आरएमएस वैल्यूज से बनेगा। दूसरा एलसीआर सर्किट आएगा। तीसरा पोर्शन इसका जो ट्रांसफार्मर का है वो आएगा। मीन्स ये आएगा ही आएगा। अब क्या है कि जो फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। केस स्टडी भी आता है, असर्शन रीजन भी आता है, ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। तो केस स्टडी के लिए ट्रांसफार्मर एक बहुत अच्छा टॉपिक है। केस स्टडी ट्रांसफार्मर से बन सकती है और ये मैंने देखा भी है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी केस स्टडी पूछी गई है। केस स्टडी ट्रांसफार्मर पे पूछी गई है। तो ट्रांसफार्मर एक बेस्ट अच्छा टॉपिक है फॉर केस स्टडी क्वेश्चन। ओके, एलसीआर सर्किट आपका लॉन्ग में आ सकता है, ये शॉर्ट एंड लॉन्ग का हो सकता है क्वेश्चन। ओके, और ये जो आरएमएस वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम, और भी इसमें डेफिनेशन है, लाइक वॉटलेस करंट, व्हाट इज वॉटलेस करंट। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी इसमें आ सकती है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का पार्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग एलसीआर सर्किट से ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये पार्ट इसके थ्रू, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे डायरेक्ट एलसीआर सर्किट पे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम देकर पूछ लेगा। तो ये शॉर्ट एंड लॉन्ग का भी पार्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट हो सकता है और वेरी शॉर्ट का भी पार्ट हो सकता है। तो ये वेरी शॉर्ट के लिए इतना पोर्शन और लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए ये, लॉन्ग एंड शॉर्ट में ट्रांसफार्मर भी आ सकता है, बट ट्रांसफार्मर पे केस स्टडी की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने की। ओके, तो अब हम समझ सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में जितने टॉपिक्स मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, आप समझिए हमें इतने ही स्टडी करने हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, वो आप स्टडी कर लोगे जब आप अल्टरनेटिंग करंट का कॉन्सेप्ट समझ लोगे। ठीक है, बट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है लाइक आरएमएस वैल्यूज का, वॉटलेस करंट इज अ डेफिनेशन, ओके, स्मॉल डेफिनेशन, उसको भी समझ लेंगे। बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड एलसीआर सर्किट, मतलब आप देख सकते हो कि मुझे कितना स्टडी करना है अल्टरनेटिंग करंट में। एक चैप्टर है जिसमें 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन आएगा या 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 7 to 8 मार्क्स का जिससे पूछा जा सकता है, 7-8 मार्क्स का पूछेंगे। उसमें भी सिर्फ एक टॉपिक एलसीआर सर्किट आप कंप्लीट कर लो, ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लो और ये जो मैंने लिख दिए ये सारे टर्म्स इसी में आ जाएंगे। ओके, तो कितना कम कंटेंट है, इन लेस कंटेंट वी विल ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स 7 to 8 मार्क्स। ओके, और इन लेस टाइम। ओके, सो दिस कंप्लीट वीडियो, इन दिस कंप्लीट वीडियो हम ये जितने भी टॉपिक्स हैं
कवर करेंगे। ओके, जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, आप इसका कंस्ट्रक्शन उससे देख लीजिएगा बुक में। ओके, कंस्ट्रक्शन कैसे करता है और फंक्शनिंग आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो फंडामेंटल यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। ओके, आरएमएस वैल्यूज समझते हैं। आरएमएस वैल्यूज पे आते हैं तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने स्टडी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, अभी ये उसमें आई थिंक डिस्कस किया हो ना किया हो, बट इसमें कर लेंगे। ये आप पढ़ चुके होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, क्लास 11th में आपने स्टडी किया होगा, बट फॉर अ मिनट उसको भी डिस्कस कर लेंगे। सो अल्टरनेटिंग करंट की बात आई। अल्टरनेटिंग करंट मीन्स करंट विच चेंजेस विथ टाइम। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ जो करंट चेंज हो, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। ठीक है, तो वो अल्टरनेटिंग की करंट बोलेंगे, और करंट जो टाइम के साथ चेंज ना, वो डायरेक्ट करंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये आया कैसे, उसको देखते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को समझने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप समझ चुके हो, तो आपको अल्टरनेटिंग करंट बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे देख रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट निकल कर कैसे आया। ओके, इसको समझना। कोशिश कर रहे हैं डायग्राम ड्रॉ करने की। ये मान के चलिए, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम कम से कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं, जिनको कम से कम समय में प्रिपेयर किया जा सकता है। मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी देख लीजिए किस तरीके से ड्रॉ होगा। ये आएगा नहीं, बट इससे समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, सो ये इसका एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसको क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। इट इज बी, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्रॉस कर रही हैं। ओके, इसको रोटेट किया, ये भी इस तरीके से, इसकी एक्सिस ये है, ये रोटेट हो रहा है ऐसे, फिर ये ऐसे आया, रोटेट होगा, और ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ये सिचुएशन है मेरे पास कि पहले कॉइल जो है ऐसे है, इट इज़ अ कॉइल, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं। ओके, इट इज़ अ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल, और ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज हैं। तो इस केस में आप देखोगे, इस केस में जो फाई है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा, बट इस केस में जो थीटा है वो क्या है, जीरो। थीटा जीरो, थीटा जीरो कैसे है, क्योंकि इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इस प्लेन का एरिया वेक्टर ये होगा, और आप देख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल, मीन्स थीटा इज जीरो, थीटा इज जीरो। तो फॉर थीटा जीरो जब आप रख दोगे तो फाई क्या निकलेगा, बी ए। फाई क्या आया, बी ए, मीन मैक्सिमम आया। क्या आया, एक मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल रही है, फाई इज इक्वल टू बी ए। ओके, एट थीटा इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसमें हम देख रहे हैं कि इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, ये, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे जा रही हैं, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर ही है। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री है, तो फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर से रोटेट होके ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, ऐसे हुआ, फिर से ये ऐसे हुआ। ठीक है, फिर से थीटा 90 डिग्री हुआ, थीटा 90 डिग्री हो गया, मीन्स अब यहाँ पे थीटा जीरो था, 90 था, 180 हुआ। रोटेशन कितना हुआ, 180 हुआ। तो यहाँ पे फाई जीरो नहीं होगा, बट कोई निगेटिव वैल्यू आएगी। ओके, थीटा 180
इसको हमने एज्यूम किया 0, 90 रोटेट किया, फिर 180 किया। अब कंप्लीट रोटेशन इसका करेंगे, मींस फाई 360 रखेंगे, तो थीटा 360 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये थीटा 360 रखा हमने, थीटा 360 रखा, तो फाई की वैल्यू क्या आएगी 360 मीन्स 2 पाई, और cos 2 पाई पॉजिटिव होता है, इट विल बी 1 -1 1। और इसके बीच में भी 270 का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा। एक्चुअल में ये 360 नहीं है, क्योंकि 360 की ये सिचुएशन होगी, ये 270 की है, ये 270 है और cos 270 0 होता है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, वो जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, और चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स क्या देता है, ईएमएफ, क्या देता है, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है कि नहीं देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई देता है, जो कि -d∅dt होता है फॉर 1 कॉइल, एंड -n∅dt फॉर n टर्न्स ऑफ अ कॉइल। ओके, d∅dt। सो फ्लक्स चेंज आ रहा है, जब देख रहे हो इस कॉइल को, पहले थीटा 0 पे था, फिर थीटा 90, थीटा 180, थीटा 270, मीन्स इसको हम रोटेट कर रहे हैं कॉइल को, ये सेम कॉइल है, ठीक है। फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा d∅dt, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा d∅dt। बात समझ रहे हो, d∅dt। ओके, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, और अगर इस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस हो, तो एक करंट इंड्यूस्ड होगी, करंट इंड्यूस्ड होगी, इंड्यूस करंट आएगी I, जो होगा E/R। अगर इसका अपना रेजिस्टेंस हो कॉइल का E/R, तो ये जो करंट है आप देख रहे हो, इसका मैग्नीट्यूड कभी जैसा फ्लक्स पॉजिटिव है, फ्लक्स निगेटिव है, तो ऐसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मींस इसकी साइकिल इस तरीके से आएगी, इसकी भी साइकिल कुछ ऐसे ही होगी। वन टाइम इसकी हाफ साइकिल पॉजिटिव मिलेगी, हाफ साइकिल निगेटिव मिलेगी, ठीक है, इसकी हाफ साइकिल पॉजिटिव मिलेगी, इसकी हाफ साइकिल निगेटिव मिलेगी। ओके, ये बात समझ रहे हो। सो अल्टरनेटिंग करंट आप देख रहे हो टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 है करंट की, यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर 0 हुई, फिर निगेटिव करंट मिला, साइन चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस इंड्यूस करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। ओके, जो इंड्यूस करंट होता है बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन निकल कर आता है, उसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और जो ईएमएफ होता है उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोला जाता है। ओके, ये समझ में आया। अब इक्वेशन क्या होगी अल्टरनेटिंग करंट की और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, इक्वेशन क्या होगी उसको समझते हैं हम लोग कि इक्वेशन क्या होगी। भाई देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, फाई की वैल्यू आएगी कुछ मिलेगा, मीन्स हम देख सकते हैं इसका कर्व साइनोसॉइडल आएगा, ठीक है। ये वोल्टेज का कर्व कैसा आएगा, असाइन कर्व आएगा। और जो करंट का कर्व है, अब जैसे वोल्टेज हमने लेट कर लिया V, इसकी पीक वैल्यू V0 साइन ओमेगा टी, मीन्स इट इज V0 है, और जो ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी, इट इज ओमेगा टी, और ये वोल्टेज का कॉलम है। तो इसका वेरिएशन V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। एग्जाम में ये सब मतलब हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं, समझने के पर्पज से। अभी क्वेश्चन क्या बनेगा उसको डिस्कस करेंगे। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ओके, दिस कर्व। बट करंट क्या होगा, करंट को रिप्रेजेंट करना हो तो ये V0 बाय R करोगे आप, V बाय R करोगे, आप क्या करोगे, V बाय R करोगे। करंट इज व्हाट, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। V कितना है, V0 साइन ओमेगा टी बाय R, और V0 बाय R क्या हो जाएगा, इसको I0 बोल देंगे। तो इक्वेशन क्या निकल कर आई, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और V0 बाय R
ये आई नॉट वी नॉट बाई आर है। अब आप देख सकते हो ये भी एक साइन कर्व है, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो डिवाइडेड बाई आर है, तो कुछ इससे लेस होगी। ओके, ये करंट के लिए है, ठीक है। इसकी पीक वैल्यू ये आई नॉट है, ओके, ये वी आई कर्व है दोनों के लिए, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है, उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि गिवन मतलब 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट की, ठीक है, फॉर 1 कंप्लीट ऑस्किलेशन, उसमें कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स उसने ली। मीन्स फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना हो तो ये 1/t होता है। और t क्या होता है? फॉर 1 कंप्लीट ऑस्किलेशन या 1 कंप्लीट साइकिल जितना टाइम कवर करता है वो t होता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और ये होता है 2π/ω, इट इज 2π/ω, ठीक है। और फेज क्या होता है? ये जो साइन के साथ ओमेगा टी है टर्म है, इसको फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेज बोला जाता है। अभी फेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। सो ये इक्वेशन निकल कर आती है फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। हमें ये दो इक्वेशंस पे वर्क करना है, ओके, हमें इन दो इक्वेशंस पे वर्क करना है और आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर आपसे रूट मीन स्क्वायर का डेरिवेशन पूछ दे आरएमएस वैल्यू का, तो आप कैसे करोगे वो देख रहे हैं, ठीक है, उसको समझ रहे हैं। सो अब इक्वेशन पे वर्क करेंगे हम। ये पार्ट समझ गए? इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या निकल कर आई? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दो इक्वेशंस है जिस पे हमको वर्क करना है। सो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी पहले ड्रॉ करते हैं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम करंट की इक्वेशन लेते हैं। फॉर करंट कर्व देखिएगा, साइन कर्व है, ये कर्व है, ओके, इट्स अ कर्व, ये करंट है, ये करंट की पीक वैल्यू आई नॉट है, इट इज ओमेगा टी। नाउ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कर्व ये आया। अब देखो, अगर आप आई एवरेज कैलकुलेट करो, आई एवरेज क्या हो जाएगा? फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, आई एवरेज फॉर 1 कंप्लीट साइकिल क्या निकल कर आएगा? एवरेज वैल्यू, ये वैल्यू आएगी प्लस, अगर आप इसको I1 ले लो, इसको I2 ले लो, सो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? I1, बट ये निगेटिव है, इट इज नेगेटिव I2/2, तो ये क्या हो गया? I1 माइनस, और जितना ये I1 I2 आप देख रहे हो, ये लूप तो सेम है ना, ये लूप सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे? मीन्स I1 इज इक्वल टू I2 है, तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई? I एवरेज 0 आ गई। फॉर कंप्लीट 1 कंप्लीट साइकिल आप देख रहे हो, आई एवरेज कितना आया? 0 आया, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0, बट ऐसा होता है इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू इसकी कैलकुलेट करेंगे, ओके, फॉर हाफ साइकिल। सो फॉर हाफ साइकिल जब जाएंगे, फॉर हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू आई एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, फॉर हाफ साइकिल आई एवरेज। तो आई एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाता है? जैसे कि इसके लिए जो टाइम पीरियड है वो कैपिटल टी है, तो ये हाफ है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? T/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? T/2। तो फॉर हाफ साइकिल आई एवरेज क्या हो जाएगा? क्या होना चाहिए? सम ऑफ करंट, ओके, फॉर पर्टिकुलर, जैसे यहाँ T/2, यहाँ T/4, T/5, इस तरीके से उस टाइम इंटरवल के लिए आई एवरेज क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ऑल करंट, ओके, अप टू T/2, और समेशन इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आप सम करोगे तो इस कर्व का एरिया आ जाएगा, और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटीग्रेशन से पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, ठीक है, इंटीग्रेशन से। सो 0 से 2/t आई टाइम के साथ आप कर रहे हो dt, ठीक है, टाइम के साथ आप कर रहे हो आई dt अपॉन टोटल टाइम, मतलब कितने टाइम फॉर हाफ साइकिल इट विल बी T/2, होगा कि नहीं होगा? तो अब आप
इसको सॉल्व कर लो, आई एवरेज वैल्यू आ जाएगी फॉर हाफ साइकिल, मीन वैल्यू फॉर आई एवरेज, या आप इसको आई मीन भी लिख सकते हो फॉर हाफ साइकिल। नाउ कीजिए, अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप कर लोगे। आई की प्लेस पे क्या रखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, 0t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन t/2, और t क्या होता है, t 2π/ओमेगा होता है, आप इसमें रख दो 2π/ओमेगा, और बाई 2 है तो 2 ओमेगा। ओके, आई नॉट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन व्हाट, ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। और अब आप इसमें लिमिट लगा दीजिए 0 to t/2, 0 to t/2। ओके, अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये π/ओमेगा आया। अब आप देख रहे हो ओमेगा भी कांस्टेंट है, अपॉन ओमेगा भी कांस्टेंट है, हो गया बार, ठीक है। सो आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय पाई, एंड अब आप वैल्यू रख दो t के प्लेस पे t/2, और t/2 के इक्वल क्या आ रहा है, π/ओमेगा, t/2 इज π/ओमेगा के इक्वल है। तो जब आप t/2 इसमें रखोगे, t/2 रखोगे और उसके प्लेस पे π/ओमेगा रख देना। पहले हम रख देते हैं cos ओमेगा कैपिटल t/2 एंड माइनस 0, ये माइनस है, माइनस माइनस कॉस 0, ये माइनस आप बाहर कर लीजिए, इसको आप बाहर लगा लीजिए, cos πt/2 माइनस cos 0। ओके, इतना कर लो आप। अब t की वैल्यू जब आप रख दोगे t/2 π/ओमेगा, तो ये क्या निकल कर आएगा, माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा। जब t/2 को आप π/ओमेगा रखोगे, हम रख देते हैं π/ओमेगा, और इसके साथ ओमेगा मल्टीप्लाई में है, आप कंफ्यूज ना हो, इसको मैं यहाँ कवर कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस ओमेगा π/ओमेगा माइनस कॉस 0। ओके, अब देख रहे हो ओमेगा ओमेगा गया तो ये क्या निकल कर आया, माइनस आई नॉट बाई पाई कॉस पाई माइनस कॉस 0। और आपको पता है कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और cos 0 की -1, सो ये -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस आई नॉट बाई पाई -2, तो ये क्या निकल कर आया, 2 आई नॉट बाई पाई। ये आई एवरेज आया फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल ये एवरेज वैल्यू निकल कर आई। तो फॉर दिस, इसके लिए निगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये क्या हो जाएगा, इतनी वैल्यू रहेगी। इसके लिए जो आई एवरेज होगा वो निगेटिव -2 आई नॉट बाई पाई होगा कि नहीं होगा। -2 नॉट अपॉन पाई को जब सॉल्व करते हैं तो इसकी एक पाई की वैल्यू जब आप 3.14 रखोगे तो -0.637 आई नॉट हो जाएगा, ये पीक वैल्यू है। ये फॉर हाफ साइकिल निकल कर आई, किसके लिए ये निकल कर आई, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, और फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, मींस 0.637 आई नॉट होगी। ओके, ये समझ में आया, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ये पूछेंगे, हो सकता है इसका आपसे डेरिवेशन भी पूछ लिया जाए, ठीक है। डिटरमाइन आई मीन या आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। तो अब आप समझ गए कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करना और सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मीन्स 0 से t/2 हमें इस लूप का एरिया कैलकुलेट कर देना है। सम हो गया अपॉन टोटल टाइम, एवरेज ऐसे ही तो निकालते हो, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वही किया गया। सम इंटीग्रेशन से कर दिया एरिया बाय टोटल टाइम जितना ले रहा था t/2 फॉर हाफ साइकिल। ओके, ये समझ में आया। अब इससे क्वेश्चन आपसे मतलब आई नॉट आपको दे देगा, आई एवरेज दे देगा, आप कैलकुलेट करके बताइए, कोई एक डाटा बताइए, ठीक है, फॉर हाफ साइकिल के लिए। ये समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज में। ओके,
किस पे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज को समझते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। ठीक है, आइए रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, इसका डेरिवेशन समझ गए होगे आप। ग्राफ यही है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज समझते हैं। रूट मीन स्क्वायर, अब देखो जैसे नेम है वैसे ही उसका डेरिवेशन हो जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कैलकुलेट की जाती है, किसके लिए, कंप्लीट साइकिल। सो फॉर, क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए जब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो वो 0 आ रही थी। ठीक है, तो कुछ आए उसके लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की गई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ओके, रूट मीन स्क्वायर, और ये कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अब आप ऐसे समझिए, मीन स्क्वायर, करंट का जो मीन है उसका स्क्वायर और फिर उसका रूट कर देना है और मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो ये जो आरएमएस वैल्यू है ये कैसे आएगी, ये कैसे आएगी, आरएमएस फॉर कंप्लीट साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल के लिए आप कर रहे हो, फॉर कंप्लीट साइकिल मींस ये t/2 है, ये टाइम t है। सो आरएमएस क्या हो जाएगा, 0 to t आई स्क्वायर करना है, क्या करना है, मीन का स्क्वायर करना है, मीन का स्क्वायर, आई मीन स्क्वायर dt बाय t, आई मीन स्क्वायर dt बाय t। ओके, अब इसको समझते हैं। ठीक है, सो 0 to t, अब इसकी वैल्यू आप रखोगे क्या निकल कर आएगी, आई नॉट स्क्वायर, अभी रूट निकालना, देखो ये स्क्वायर अभी हमने इस साइड कर रखा है। ओके, क्योंकि हमें रूट निकालना तो हमने इस साइड भी इसको स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, आरएमएस स्क्वायर, ताकि ये उधर जाए तो रूट हो जाए। ओके, उसको समझेंगे। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाय टी लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसके आगे का पार्ट ताकि स्पेस यूज हो सके। आई नॉट स्क्वायर इज कांस्टेंट, बाहर आ गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे, मीन्स 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ये फॉर्मूला समझ में आया, 0 to t dt बाय t। ये कहाँ से आया, cos 2 थीटा क्या होता है, व्हाट इज cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। यहां से हमने ऐसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ओके, ये पार्ट समझ में आया। अब इसको करते हैं, आई नॉट स्क्वायर और टी की वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा मैंने रख दी। अब देखिए 1/2 का आप इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वही हो जाता है, हाफ, मैं इसको हाफ टी का किया तो 0 टी का किया, 1/2 का किया तो इतना आ गया 1/2, या 1/2 आप होल कॉमन कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी है, आप 1/2 को पूरी तरीके से कॉमन ही कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू है आप उसको बाहर लिख लीजिए, मीन्स 1/2 इंटू, अब आप 1 का करोगे टी 0 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, और इसमें आप लिमिट लगा दो 0 to t। ठीक है, अब देखो आप t की वैल्यू यहाँ पे t रखोगे 2 पाई बाय ओमेगा, पाई में आएगा, साइन पाई साइन 0 0 होता है कि नहीं होता है, डायरेक्ट आप इस वैल्यू को 0 रख दो, क्या रख दो, 0 रख दो नाउ, और इसको आप t रखो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि अभी कैंसिल होगा, देख लेना। रखिए आप, क्या निकल कर आया,
आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2, ये टी है, आप इसमें लिमिट रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या निकल कर आया, आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटू 1/2 इंटू टी। ओके, ये वैल्यू जीरो क्यों हो गई, क्योंकि जब आप टी की प्लेस पे टी रखोगे और 2π/ω रखोगे तो क्या होगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और 4π आएगा। पाई का 1π 2π 3π साइन की पाइस वैल्यूज क्या होती है, जीरो होती है, माइनस साइन जीरो करोगे वो भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो वो पूरा टर्म क्या निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। ठीक है, सो अब आप देख रहे हो ये टी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो आई आर एम एस स्क्वायर आया वो क्या आया, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अब ये आप स्क्वायर रूट कर दो उसको, तो आई आर एम एस वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, सो ये आई नॉट बाय √2, ये आई आर एम एस वैल्यू निकल कर आई। ठीक है, आई आर एम एस वैल्यू आई नॉट बाय √2 निकल कर आई। इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 की वैल्यू जो होती है वो 0.707 आई नॉट हो जाएगा, तो ये आई आर एम एस वैल्यू हो जाएगी। ये रूट मीन स्क्वायर करंट निकल कर आया, उसका रिलेशन उसके मैक्सिमम वैल्यू के साथ निकल कर आया। ठीक है, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, इतना समझ में आया, 0.707 आई नॉट। ओके, समझ गए। ऐसे ही वी आर एम एस जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस भी वी नॉट बाय √2 हो जाएगा, या 0.707 वी नॉट हो जाएगा। ओके, आई आर एम एस और वी आर एम एस क्या हो जाएंगे, वी नॉट बाय √2 0.707 वी नॉट। तो अब आप देख रहे हो इट इज रूट मीन स्क्वायर, it is root mean square, that is why it is called RMS. IRMS 0.707 I naught, VRMS 0.707 V naught. Similarly in this manner हम इसे भी डिराइव कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया। इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, या इफेक्टिव करंट आप बोल सकते हो, आरएमएस को इफेक्टिव करंट भी बोल सकते हो, इफेक्टिव करंट वैल्यू, या वर्चुअल करंट भी बोल सकते हो, कई नाम से वर्चुअल करंट, वैसे ही इफेक्टिव वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव करंट और वर्चुअल करंट भी बोला जाता है। ओके, सो इतना पार्ट समझ में आया। इसमें अल्टरनेटिंग करंट में इतने ही में सिर्फ डेरिवेशन था। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा, मीन्स ये आरएमएस आई नॉट, बहुत कम चांसेस है कि डेरिवेशन आए, बट अगर आपने कर रखा है तो आपके पास मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप लेके जा रहे हो तो उससे क्या होगा, ठीक है आ जाएगा तो कर देंगे, अदरवाइज जो न्यूमेरिकल बनेगा वो इस पे बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा इस पे बनेगा, वेरी शॉर्ट बनेगा इस पे बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आई आर एम एस वी आर एम एस का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आरएमएस वैल्यू से पूछ सकते हैं। अब अच्छा, ये आरएमएस वैल्यू है क्या, तो आप एक बात समझ लीजिए, जितनी भी रीडिंग वोल्ट मीटर या एमीटर आपको देता है, ठीक है, या कोई आप अप्लायंस लाएं, इलेक्ट्रिक अप्लायंस लाएं, लाइक आपने बल्ब लाए, बल्ब में लिखा हुआ है, आप एक बल्ब लाए हो, ठीक है, एक बल्ब आप लाए, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट, तो ये जो 220 वोल्ट है ये क्या है, या करंट लिख दिया होगा 5 मिली एम्पियर, तो ये सब क्या है, ये आरएमएस करंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, जो रेटेड वैल्यूज होती हैं, मतलब जो लिखी होती हैं किसी भी अप्लायंस में, इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, डिवाइस में, तो कौन सी वैल्यूज होती हैं, वो आरएमएस वैल्यूज होती हैं। कौन सी वैल्यूज होती हैं, आरएमएस वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि विच करंट इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। तो जैसे कि आप देखो डीसी करंट है, एसी करंट है, या वोल्टेज की बात करो तो 220 वोल्ट बोला गया, कितना बोला गया, 220 वोल्ट। ठीक है, तो डीसी के लिए ये 220 वोल्ट है, बट एसी में ये जो 220 वोल्ट है ये आरएमएस वैल्यू है, ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे,
कैसे निकालोगे वी आर एम एस, वी नॉट कैसे निकालोगे? इसको वी आर एम एस इज इक्वल टू पॉइंट या वी नॉट बाय √2 करोगे, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √2 टाइम्स वी आर एम एस होगी। मीन्स जो डीसी में 220 वोल्ट था, एसी में वही 220 वोल्ट की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी √2 इंटू 220, इसकी वैल्यू 1.4 होगी। तो अब आप समझ सकते हो 1.4 टाइम्स डीसी से ज़्यादा है। तो विच इज़ मोर डेंजरस? एसी इज मोर डेंजरस। ओके, विच इज मोर डेंजरस? एसी। Okay, because it is 1.4 times greater than DC. Okay, √2 times greater than DC. ये बात समझ में आया? ठीक है, जितनी भी रेटेड वैल्यूज होती हैं डिवाइस पे वो कैसी वैल्यू होती हैं? RMS वैल्यूज होती हैं। कैसी वैल्यूज होती हैं? RMS वैल्यूज होती हैं। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कैसे जाएंगे। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि फाइंड बल्ब की जो रेटिंग है, रेटिंग ऑफ बल्ब इज, फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे दी, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो दे दिया 220 वोल्ट, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो दे दिया 100 ओम। कहेंगे डिटरमाइन, क्या कहेंगे? डिटरमाइन व्हाट? अब देखो कितने तरीके से पूछेगा। डिटरमाइन मैक्सिमम वोल्टेज या इसी को बोलते हैं पीक वोल्टेज। ओके, पीक वोल्टेज या एम्पलीट्यूड, 3 तरीके से पूछ सकता है। एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, बात समझ रहे हो? एक ही चीज है ये, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। दूसरा पार्ट मैक्सिमम करंट या पीक करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। बात समझ रहे हो? मैक्सिमम करंट हो सकता है, पीक करंट हो सकता है, या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट हो सकता है। तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, या आपसे ये भी पूछ सकता है एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, करंट की एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल, ये भी पूछ सकता है। तो अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे? इसको करने का तरीका देखो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट सब आ गया है, ठीक है। रेटिंग ऑफ बल्ब इज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वोल्टेज 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो वोल्टेज आपको गिवन है, रेटिंग दी हुई है, तो ये कौन सी वैल्यू होगी? RMS। कौन सी वैल्यू होगी? RMS इज 220 वोल्ट। RMS इज 220 वोल्ट। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा V नॉट, वो √2 टाइम्स VRMS होगा कि नहीं होगा? मीन्स 1.4 इंटू 220, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 1.4 या हम कर दें 308 वोल्ट। ओके, 308 वोल्ट आया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम करंट बताइए। तो पहले IRMS निकालोगे। IRMS क्या हो जाएगा? VRMS बाय RMS करंट भी पूछ सकता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। VRMS बाय रेजिस्टेंस आप कर दोगे। VRMS 220 अपॉन 100 मीन्स 2.2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। I नॉट क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू 2.2 मीन्स √2 टाइम्स IRMS वैल्यू। तो ये क्या निकल कर आएगा? 308 एम्पियर आ जाएगा। ओके, 3.08 एम्पियर आ गया। IRMS एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल क्या आएगी करंट की? तो I एवरेज आपको पता है 0.637 इंटू I नॉट होती है। आपने I नॉट कैलकुलेट कर लिया है, इसमें आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या निकल कर आया? IRMS इज I नॉट बाय √2, या इसको 0.707 I नॉट लिखिए। सेम VRMS इज इक्वल टू 0.707 V नॉट। ओके, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस पे क्वेश्चन पूछे जाने की। अब ऐसे ही घूम फिर के अभी वोल्टेज दिया, आपको करंट दे देगा,
क्या दे देगा, करंट दे देगा। तो इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो आप कुछ डिफरेंट वे में स्टडी करें, ना कि ऐसे कि एक एक क्वेश्चन को रट के जाएं कि नहीं वोल्टेज दिया करंट दिया, प्रैक्टिस करके जाइए। अब आपको पता है मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूले में कभी आई नॉट देगा, आई आर एम एस देगा, वी आर एम एस देगा, वी नॉट देगा, कोई एक डाटा देगा और उससे दूसरी डाटा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस देगा तो करंट निकालना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना आप सब लोग। तो इस तरीके से आरएमएस वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आरएमएस वैल्यूज का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फेजर डायग्राम। किस पे आते हैं, फेजर डायग्राम पे जाने से पहले एनर्जी प्रोडक्शन देख लें, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन क्या होगा वो देख लें। हीट प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन देख लेते हैं, पावर आप जिसे कहें, ठीक है। रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन या डिसिपेशन, क्योंकि रेजिस्टेंस होगा, लॉस होगा, ये सब तो होगा ही। तो रेट ऑफ, जैसे आपसे पूछा जाए रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, वो हीट ही निकलेगी, हीट प्रोडक्शन या डिसिपेशन, इसको आप डिसिपेशन बोलो, जितनी प्रोड्यूस होगी उतनी ही खर्च होगी, ठीक है। या सिंपली आप बोल सकते हो पी एवरेज, क्या बोल सकते हो, पी एवरेज मीन्स पार, पी फॉर पार, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, सॉरी पी एवरेज अभी हाँ वही एनर्जी प्रोडक्शन है, अभी ये टर्म थोड़ा डिफरेंट वे में यूज करेंगे, ठीक है। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड डिसिपेशन, सो कितना हीट जनरेट होगी, पी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वैल्यूज अब हम आरएमएस के टर्म में निकालेंगे। किसके टर्म में निकालेंगे, आरएमएस के टर्म में। सो ये होगा आई स्क्वायर आरएमएस इंटू रेजिस्टेंस, इतना आप नोट कर लो। डायरेक्ट रिलेशन आता है या डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे उसी में से एक और ऐड कर लेना उस क्वेश्चन में जो करवाया, आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आर कर दोगे तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, ठीक है। अब पार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एवरेज पार, ठीक है। तो वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आप कर दोगे तो पावर आ जाएगी, ठीक है। वी आर एम एस इंटू आर एम एस वैल्यू का मल्टीप्लाई कराना है, पावर वाट में आ जाएगी, ठीक है। आर एम एस वैल्यूज का मल्टीप्लाई कराओगे पावर आ जाएगी। और यूनिट का स्पेशली ध्यान रखना, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, लिख दे वॉट, अभी यूनिट का इतना आया नहीं, इसमें कोई नई यूनिट नहीं आती है, सारा पुराना डाटा यूज होता है, मतलब सारे पुराने टर्म्स यूज होते हैं, इस वजह से यूनिट पे ज़्यादा वो नहीं जोड़ दे रहे हैं, बट आप यूनिट जरूर ध्यान देना। P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, ऐसे पार कैलकुलेट कर लोगे, ओके। तो ये था। अब हम लोग आते हैं फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम इसका जो एक ऐसा पार्ट है जो पूछा ही जाएगा। फेजर डायग्राम मतलब आप समझ लो क्वेश्चन आना है फेजर डायग्राम से, ठीक है, और सीधे सीधे आता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी कि फेजर डायग्राम क्या होता है, ठीक है। फेजर डायग्राम फिर भी मैं बता दूं, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवी अल्टरनेटिंग वोल्टेज, शॉर्ट में लिख रहे हैं एवी, और अल्टरनेटिंग करंट फेजर्स जिन्हें हम वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट फेजर्स। तो वो जो डायग्राम बनेगा उसको फेजर डायग्राम बोलेंगे फेजर्स का, ठीक है। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग समझते हैं फेज क्या होता है, ठीक है। फेज क्या होता है, क्योंकि भाई फेज ही मैटर कर रहा है, फेजर डायग्राम आ रहा है, ठीक है। तो फेज को समझते हैं कि जैसे कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो ओमेगा टी है इट इज फेज, ये क्या है, फेज है, क्या ये फेज है। अब जरूरी नहीं है कि करंट की जो इक्वेशन हो वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ही हो, ठीक है। इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, मीन्स ये इक्वेशन +5 हो सकती है या -5 हो सकती है, +5 हो सकती है या -5 हो सकती है। +5 होगा तो क्या बोला जाएगा, -5 होगा तो क्या बोला जाएगा, और इसको
ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं हम। इट इज वोल्टेज, ये क्या है वोल्टेज V नॉट मैक्सिमम वैल्यू, ये वोल्टेज कर्व है, ठीक है। अब देखो कर्व हम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और माइनस फाइव के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। करंट की वैल्यू आपको पता है कुछ लेस होगी क्योंकि उसमें V नॉट में रेजिस्टेंस डिवाइड होगा। इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो करंट है, अगर इस साइड का नेगेटिव साइड का कर्व हम हटा दें, करंट का एक ये आ रहा है डायग्राम, यहाँ से करंट स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स करंट की कुछ वैल्यू है, इट इज आई नॉट। ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, इट इज फॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। क्या होगा, प्लस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मीन्स इट इज फाइव, वो ओमेगा टी है, इट इज ओमेगा टी, ये फाइव है, मीन्स ये जो करंट है ये फाइव एंगल पहले से चल रहा है इससे, ठीक है, फाइव एंगल एडवांस है वोल्टेज से, तो क्या बोलेंगे, फाइव एंगल एडवांस है, करंट इज आई इज लीडिंग, I is leading by 5, I is leading by 5, ठीक है। किससे लीड कर रहा है, वोल्टेज से। I is leading by 5, 5 एंगल से लीड कर रहा है, ठीक है, I is leading। अब अगर ये यहां से आए, समझो इस बात को भी, ये इतना लूप समझ लो, पूरा लूप समझने की जरूरत नहीं। तो ये किसके लिए हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो करंट वोल्टेज का स्टार्ट पॉइंट ये है, बट जो करंट का स्टार्ट पॉइंट है वो कहाँ से है, आगे से है, कुछ देर बाद हो रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये जो फाइव है यहाँ पे आई इज लैगिंग, आई इज लैगिंग बाय 5 फेज, ठीक है, बाय 5 डिग्री। आई क्या कर रहा है, लैगिंग, पोटेंशियल से ये लैग कर रहा है। तो आप समझ में आया, -5 क्या बताता है, माइनस रिप्रेजेंट लैगिंग और एंड प्लस रिप्रेजेंटिंग व्हाट, लीडिंग, प्लस रिप्रेजेंटिंग लीडिंग एंड माइनस साइन रिप्रेजेंट्स लैगिंग। ओके, सो आई इज लैगिंग बाय 5 एंगल विथ वोल्टेज एंड आई इज लीडिंग इन दिस केस। मतलब आई देखो यहाँ स्टार्ट हो गया, कुछ वैल्यू है, ठीक है, वोल्टेज से। अब आप ग्राफ से समझ सकते हो कि लीडिंग लैगिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज है। फेजर डायग्राम में हमें यही देखना है, अलग अलग सर्किट लेने हैं, प्योर रेजिस्टिव लेना है, प्योर इंडक्टिव लेना, प्योर कैपेसिटिव लेना, फिर LCR सर्किट लेना है, तभी हम फेजर डायग्राम को समझ पाएंगे, जब आप इस पार्ट को समझ पाओगे। आई होप आप इसको अब आप समझ गए होगे, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या, फेजर डायग्राम पे आते हैं। सो ये फेज समझ में आया, ये फेज डिफरेंस है, क्या है, फाइव इज व्हाट, इट इज फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। ओके, क्या बोलते हैं इसको, फेज डिफरेंस, ठीक है। रफ कर दें इसको, रफ कर दिया। रफ कर दिया। अब देखो अब देखो LCR सर्किट में जाना है तो पहले हमें R, L एंड C ये 3 इंडिविजुअल सर्किट के लिए रिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर हम LCR सर्किट को देखेंगे। तो चलो एक ही बार में देख लेते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। प्योरली R हो, प्योरली R सर्किट, प्योरली L सर्किट एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगाओ। तो क्या होगा इस केस में, मीन्स एक वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये सिंबल होता है V0 साइन ओमेगा टी
इससे एक रेजिस्टेंस अटैच है R, ओके, रेजिस्टेंस अटैच है R, तो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी अल्टरनेटिंग करंट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो V है वो V नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी, वोल्टेज इज व्हाट V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड जो करंट है वो क्या हो जाएगी V नॉट बाय R साइन ओमेगा टी मीन्स I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप देख रहे हो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 0, मीन्स इसके केस में फाई 0 है, 0 फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फेजर डायग्राम में, इसका जो फेजर डायग्राम होगा इसको बोलेंगे सेम फेज में, किसमें है, सेम फेज में है, इन सेम फेज, 0 फेज डिफरेंस सेम फेज, ठीक है। इसका जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेजर डायग्राम, ये टाइम है, ठीक है, इट इज टाइम, और यहाँ पे वोल्टेज और उसके लिए है करंट, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट दोनों के लिए सेम में कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ये वोल्टेज V है, ठीक, ये वोल्टेज की वैल्यू V नॉट है और ये करंट की वैल्यू है, इसकी कुछ वैल्यू कम है ना, इस पे इस वेक्टर का एम्पलीट्यूड क्या है V नॉट और इसका I नॉट, बात समझ रहे हो, ये V नॉट I नॉट और ये ओमेगा टी, इट इज ओमेगा टी, ठीक है। टाइम के साथ V नॉट और I नॉट एक ही डायरेक्शन में, इन सेम डायरेक्शन में है, सेम फेज में है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड इससे कम है वो हम देख सकते हैं क्योंकि V नॉट बाय R ही I नॉट है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम समझ में आया, कितना इजी है, ठीक है। प्योर एल सर्किट में आते हैं, प्योर एल सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, V नॉट साइन ओमेगा टी है ये, ठीक है, इट इज V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस केस में जो V आता है वो LdI/dt होता है, E इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा, ये क्या होता है LdI/dt, LdI/dt, ओके। हमें I निकालना है कि I क्या होगा इस केस में, ठीक है। और जो E होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही तो वोल्टेज होता है, तो ये वोल्टेज कितना है V नॉट साइन ओमेगा टी LdI/dt। सो अब आप देखो इससे जो डी आई आया वो क्या आया V नॉट बाय L साइन ओमेगा टी dt, आया कि नहीं आया, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, V नॉट बाई L इज कॉन्स्टेंट, V नॉट बाई L इज कॉन्स्टेंट, साइन ओमेगा टी क्या इंटीग्रेशन आप करोगे फॉर टाइम, लेट कर लो आप कुछ भी टाइम ले लो 0 to t साइन ओमेगा टी dt। सो ये V नॉट बाई L साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और 0 to t इसकी लिमिट लगा दोगे तो 0 वाला तो 0 1 हो जाएगा और t वाला कुछ रहेगा, ओके। सॉल्व करते हैं इसको, तो जो I आया वो क्या निकल कर आया V नॉट बाय ओमेगा कांस्टेंट है, इट इज ओमेगा L, और माइनस इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to t। अभी हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिखा जा सकता है, इसको V नॉट बाय ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखा जा सकता है, ओके। क्यों, पूछिए क्यों, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री तो कर सकते हो, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, अभी लिमिट नहीं लगाई मैंने 0 to t, ठीक है, लिमिट नहीं लगाई। कॉस ओमेगा टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस माइनस पाई बाय 2, ये लिख सकते हैं, वही हमने भी लिख दिया है,
ठीक है, वही हमने भी लिख दिया है। तो इस केस में देखो क्या निकल कर आया, जो आई आएगा वो वी नॉट बाय ओमेगा एल इंटू टी की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 निकल कर आएगा। ठीक है, ये रिलेशन निकल कर आता। और इस ओमेगा एल को हम एक्सएल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक्सएल। और ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये इक्वेशन निकल कर आती है। तो अब आप इससे देख पा रहे हो कि जो अभी इसका फेजर डायग्राम के लिए स्पेस नहीं मैं ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 वी नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, सो माइनस पाई बाय 2, इसमें जो फाई आ रहा है वो कितना आ रहा है? पाई बाय 2 आ रहा। और माइनस है तो क्या लिखोगे? करंट इज लैगिंग, आई इज व्हाट? लैगिंग, या आई इज लैगिंग। ठीक है, आई क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। माइनस पाई बाय 2, आई इज लैगिंग बाय व्हाट एंगल? पाई बाय 2, 90 डिग्री लैग करता है। ये बात समझ में आई? आई इज लैगिंग इंडक्टर के केस में। और ये जो एक्सएल है ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एज अ रेजिस्टेंस है। इंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस है एक्सएल, और ये किसके इक्वल है? ओमेगा एल के इक्वल है। किसके इक्वल है? ओमेगा एल के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अभी इसका आगे यूज पता चलेगा। ठीक है, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, अब इसका फेजर डायग्राम देखो कैसे ड्रॉ होगा। इसका फेजर डायग्राम देखो, उसको हम अलग से कर देंगे। इसका फेजर डायग्राम देखो फॉर दिस। सो अब आप देख रहे हो कि इट इज टाइम टी। ठीक है, ये वोल्टेज और टाइम के बीच में था। ये वोल्टेज है V, इसकी मैक्सिमम वैल्यू V नॉट है। इट इज V वेक्टर है, V फेजर है। तो I इज लैगिंग बाय व्हाट एंगल? ये ओमेगा टी है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। किससे? और ये वेक्टर छोटा होगा इससे, क्योंकि इसकी जो आई नॉट की वैल्यू है वो लेस है। ये आई नॉट है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है। 90 डिग्री लैग कर रहा है, देख रहे हो? लैग कर रहा है। ओके, इट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 हो गया। वही लिखा है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये फेजर डायग्राम आता है फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ओके, फॉर प्योरली इंडक्टिव, फॉर एल सर्किट मीन्स इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आया कि कैसे आया है। ओके, अब आते हैं फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो रेजिस्टेंस का आप समझ गए, अभी एक साथ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब कैपेसिटिव के लिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर कैपेसिटिव सर्किट देखते हैं। फॉर कैपेसिटिव सर्किट सी, कैपेसिटिव लिख दें, कैपेसिटिव सर्किट। ओके, सो ये डायग्राम लिया, इससे एक कैपेसिटर जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटेंस C है। ये V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अब हमें पे पता है, रिलेशन जानते हो, Q इज इक्वल टू सी वी। सो V इज इक्वल टू वॉट? Q बाय C। होगा कि नहीं होगा? सो Q इज क्या हो जाएगा? Q इज क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, या आप इसको ऐसे ना रखो, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाय डी टी। यहाँ पे आप Q की वैल्यू पुट कर दो, सी वी। ठीक है, D बाई डी टी, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू वी सी में, V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी, सो सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो I आया वो क्या निकल कर आया? सी वी इज कॉन्स्टेंट, साइन ओमेगा टी का ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कॉस ओमेगा टी को हमें पता है, इसको हम अब क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी। पहली बात तो इसको ये लिखा जा सकता है। ठीक है, पहली बात इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और कॉस ओमेगा टी को हम साइन पाई बाय 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ओके, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 इसको लिखा जा सकता है। तो ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है, इसको हम क्या लिख देंगे? 1 बाय एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सो अब आप इसमें देखो जो फेज डिफरेंस है वो प्लस पाई बाय 2 है, तो इसमें करंट क्या करेगी, यहाँ पे जो फाई है वो पाई बाय 2 प्लस का है, बट करंट इज व्हाट, आई इज लीडिंग। आई क्या कर रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से, आई इज लीडिंग। तो इसका जो फेजर डायग्राम होगा वो क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम होगा वो क्या होना चाहिए, इट इज टाइम, ठीक है, वोल्टेज लीड कर रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड बस इससे कम होगा, इट इज आई नॉट, इट इज वी नॉट। ओके, ये v और i ये फेजर डायग्राम है, ये ओमेगा टी होगा और ये पाई बाय 2। आई बात समझ में, ये करंट के लिए ये इट इज v वेक्टर और ये i फेजर। ओके, i फेजर। तो आप देख रहे हो इस केस में i v से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इक्वेशन भी डिराइव कर ली। तो अब आपको समझ में आया कि फॉर रेजिस्टेंस एंड फॉर इंडक्टेंस एंड एल के लिए क्या आता है, ठीक है, क्या आता है, ठीक है। और यहाँ पे XC जो है वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 1 बाई ओमेगा C, इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस पे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, अब आते हैं आगे आते हैं, अब इनको कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन कर देंगे तो कौन सा सर्किट बन जाएगा, LCR सर्किट बन जाएगा। कौन सा सर्किट बन जाएगा, LCR सर्किट। फिर उसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाउंड करेंगे, जैसे इसमें XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया, उसमें रेजिस्टेंस गिवन ही था, तो उस LCR का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस निकालना होगा, ठीक है। आते हैं उस पॉइंट पे भी, उस पॉइंट पे आने से पहले अब इस पे देखो ऑब्जेक्टिव से कितना प्यारा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड करेगी या लैग करेगी, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है, XC क्या होता है, XL क्या होता है, वो सारे डेरिवेशन से निकाल लिए हमने, ठीक है। सो रेजिस्टेंस के लिए R में क्या था, फाई 0 था, L में क्या था, फाई पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री था, माइनस का फाई था, इट वाज माइनस, और कैपेसिटिव में ये प्लस का था, मीन्स लीडिंग था, ठीक है, सेम फेज में था और ये था। तो जब हम LCR सर्किट लेंगे, अब यहाँ से आप समझो ये हमने लिख लिया, ठीक है। इस केस में रेजिस्टेंस R है, इसमें XL जो आया था वो ओमेगा L आया था, इसमें जो XC आया था वो क्या था, 1/ओमेगा C, ठीक है। अब इसका यूज करके हम LCR सर्किट करेंगे, तो LCR सर्किट पे आते हैं, LCR सर्किट। ओके, इसके लिए फेजर डायग्राम देखते हैं। तो LCR सर्किट में क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, ठीक, CLR या LCR, ठीक है, कैसे भी लगा दो, V0 साइन ओमेगा T, ठीक है। क्या होगा भाई, देखते हैं। तो इसका जो रिएक्टेंस है मेन, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, बाय फेजर डायग्राम। किससे कैलकुलेट करेंगे, बाय फेजर डायग्राम। देखते हैं, तो इसका पहले हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फेजर डायग्राम। तो जैसे कि हमने क्या किया, समझना इस बात को कि इसको V ले लिया और इसी पे I ले लिया, ये फॉर रेजिस्टेंस है, किसके लिए है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में यही वोल्टेज रहेगा V0 साइन ओमेगा T, ओके, V0 साइन ओमेगा T। अब आप देखिए करंट जो है, करंट तो वही फ्लो करेगी, ठीक है, फॉर प्योरली रेजिस्टेंस I करंट, I L से क्या करता है, क्या करता है, लैग करता है इन केस ऑफ व्हाट, L, इंडक्टेंस के केस में, ठीक है, इंडक्टेंस के केस में। तो ये क्या हो जाएगा, ये VL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। I लीड करता है किस केस में, ओमेगा C, मीन्स यहां लिखते हैं I इज लैगिंग
आई इज लैगिंग और हियर आई इज लीडिंग। आई लीड कर रहा है किससे? VC से। ओके, VC की वैल्यू VL से लेस होती है, ठीक है। और ये V फॉर रेजिस्टेंस है, ठीक है, इट इज फॉर रेजिस्टेंस, VR लिख दिया हमने, ठीक है। तो आप देखोगे ये वेक्टर है, क्या है? फेजर्स वेक्टर है। तो ये दो आपस में काउंटर करके एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे आएगा बैलेंस करके, ये VL माइनस VC होगा कि नहीं होगा? ठीक है, VL माइनस VC। अब अगर आपको वेक्टर आता होगा तो समझ जाओगे, बाय पैरेललोग्राम लॉ जो रिजल्टेंट होगा इस वोल्टेज का और इस वोल्टेज का, वो क्या होगा? V, ये होगा, ठीक है। और ये कैसे निकल कर आएगा? इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? V का रिजल्टेंट नेट V क्या आ जाएगा? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट के फॉर्म में रखते हैं। किसके फॉर्म में रखते हैं? करंट के फॉर्म में। सो ये जो V है, इसको ये कंप्लीट सर्किट का वोल्टेज है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? IZ, क्या हो जाएगा? I करंट फ्लो कर रही है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है? IZ VR क्या हो जाएगा? IR स्क्वायर, VL क्या हो जाएगा? IXL माइनस IXC स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो IZ इज इक्वल टू I स्क्वायर, कॉमन हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। हो जाएगा I स्क्वायर, स्क्वायर रूट जाएगा, I कैंसल हो जाएगा, तो एक वैल्यू आएगी Z इज इक्वल टू वॉट? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। इसको बोला जाता है इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस, इसको बोला जाता है इम्पीडेंस, ठीक है, या नेट रिएक्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। आप देख रहे हो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ठीक है, इम्पीडेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीडेंस बोलते हैं। R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ये बात समझ में आई? ये इस फेजर डायग्राम से निकल कर आया है, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करना था। ये एप्लीकेशन है फेजर डायग्राम का कि हम इजीली इम्पीडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये बात समझ में आई? अब देखो रेजोनेंट की कंडीशन क्या होती है। अब यहां से आप रेजोनेंट को समझो। अब देखो XL XC आपको पता है, XL इज ओमेगा L, XC इज 1/ωc। इससे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब देखो ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है, उसको अभी कर रहे हैं। पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। इतना समझ गए? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको समझते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो फॉर रेजोनेंस होता क्या है? ये जो XL है XC के इक्वल हो जाता है। XL विल बी इक्वल्स टू XC, ठीक है, XL XC के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये जो पूरा सर्किट है एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट वर्क करने लगता है, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इक्वल रख दोगे 0 हो जाएगा। आप जब इम्पीडेंस में ये रख दोगे XL माइनस XC स्क्वायर में, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये Z जो है R के इक्वल आ जाएगा। इस केस में जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्या होगा? करंट फ्लो इज मैक्सिमम। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। या अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो फॉर रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? XL इज इक्वल टू XC। फॉर रेजोनेंस कंडीशन विल बी XL इज इक्वल टू XC। मीन्स ये जो LCR सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा वर्क करता है और करंट फ्लो मैक्सिमम होता है, ठीक है, करंट फ्लो इज मैक्सिमम, ठीक है। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। XL इज इक्वल टू XC। XL क्या होता है? ओमेगा L, XC 1/ωc। सो आप देख रहे हो ओमेगा स्क्वायर 1/LC और ओमेगा 1/√LC हो गया, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? 2πf, ये ओमेगा का रिलेशन होता है, ठीक है, 2πf
1/√LC, तो आप देख रहे हो जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/2 पाई 1/√LC, इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे सर आपने कहा था हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, रेजोनेंस की कंडीशन बताइए क्या होगी, XL = XC, इम्पीडेंस बताइए, ये होगा रेजोनेंट कंडीशन में करंट मैक्सिमम होती मिनिमम होती क्या होता है, ठीक है। तो अब आप इस टॉपिक से इसको पढ़ने के बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ये होता है। मतलब क्वेश्चन करवाने का मतलब ये नहीं है कि हम आपको एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कशन करते हैं। फेजर डायग्राम में ये देखो पूरा क्वेश्चन ही लिखा हुआ है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो करंट लैग करेगी लीड करेगी, फॉर एमसीक्यूज लैग करेगी, फॉर एल कैपेसिटिव सर्किट के लिए लीड करेगी, रेजिस्टेंस के लिए सेम फेज में होगी, ठीक है। एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ωc होता है। इंपीडेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल आई, ठीक है। अब दो कर्व देख लेते हैं, छोटे से कर्व ऐसे एक्सल और एक्सी के देखते हैं। तो फॉर एक्सल, इसको मैं रफ कर देता हूं, फॉर एक्सल, एक्सल क्या है 1/ωL है, तो इसको हम 2πfL लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2πfL। तो ये और इसके बीच में हमें कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है, इसके और इसके बीच में। तो कर्व कैसा होगा, आप देख रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्सल अगर आप इधर ले लो फ्रीक्वेंसी, वैसे आप फ्रीक्वेंसी को ये लो और ये एक्सल लो, तो देख रहे हो क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सल। बट जब आप एक्सी की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2πfc हो जाएगा, बिकॉज 1/ωc होता है, ओमेगा 2πf 1/2πfc। सो इससे जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सी आ रहा है, तो ये कैसा करवाएगा, फ्रीक्वेंसी और एक्सी के बीच में हाइपरबोला, ये कर्व भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इट विल बी हाइपरबोले, ठीक, इस तरीके से ये, ओके। ये फॉर कैपेसिटिव, फॉर इंडक्टिव, ये दो कर्व भी पूछे जा सकते हैं। तो ये समझ में आया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, ठीक है। ये था कंप्लीट एलसीआर सर्किट। इंडिविजुअल अब सीआर सर्किट बन सकता है, एलसी सर्किट बन सकता है, तो अब आप फेजर ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको इंडिविजुअल सर्किट का पता होना चाहिए कि एल में कैसे, एल के लिए करंट लीड करती या लैग करती है, सी के लिए लीड करती या लैग करती। तो जैसे देख सकते हैं सी के लिए करंट लीड करती है और एल के लिए करंट क्या करती है, लैग करती है, तो वोल्टेज से, ओके। ये था एलसीआर सर्किट। अब अल्टरनेटिंग करंट में एक टर्म आता है वॉटलेस करंट, ठीक है। वॉटलेस करंट को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है उसके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें उसको, क्योंकि डेफिनेशन पूछ दी जाती है, ठीक है। वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट, तो देखो कोई सर्किट है, वॉट नेम से समझिए, वॉटलेस, नो पावर मीन्स नो पावर, नो पावर। तो वॉटलेस करंट क्या होता है कि फॉर एलसीआर सर्किट, जब सर्किट हमारा एलसीआर लेते हैं हम लोग, सर्किट एलसीआर नहीं, आप लोग फॉर प्योरली इंडक्टिव हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो या फिर और कैपेसिटिव हो, कोई एक हो, ठीक है, या तो इंडक्टर लगाओ या क्या लगाओ, कैपेसिटर लगाओ, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, कोई एक डिवाइस कनेक्ट हो, इंडक्टर लगाओ या कैपेसिटर लगाओ, तो उसके लिए जो पावर है वो निकल कर आती है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, क्या, कॉस फाई। ये कॉस फाई क्या है, ये कॉस फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, ओके।
पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो फॉर प्योरली इंडक्टिव एल के लिए फाई क्या होता है, -π/2 होता है, और सी कैपेसिटिव के लिए फाई क्या होता है, +π/2 होता है, मतलब दोनों के केस में π/2 होता है। और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, फिर वो चाहे निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो। तो इस केस में जो पावर है वो V/RMS इंटू I/RMS इंटू cos π/2 आप रखोगे, कोई भी वैल्यू रख दो। प्योरली इंडक्टिव हुआ तो भी 5π/2 आएगा, कैपेसिटिव हुआ फिर भी π/2, तो ये 0 हो जाएगा। करंट फ्लो कर रही, बट जो पावर जनरेट हो रहा है वो क्या है, 0। इसी को बोला जाता है वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं इसको, वॉटलेस करंट। व्हेन सर्किट इज प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव देन देयर विल बी नो जनरेशन ऑफ पावर, ठीक है। करंट फ्लो कर रही है बट कोई पावर जनरेट नहीं हो रही है, उसको बोलेंगे वॉटलेस करंट। पावर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाए, पावर फैक्टर क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात समझ रहे हो, ये होता है वॉटलेस करंट, ठीक है। और भी कोई छोटा सा टॉपिक इसमें अब आई थिंक रहा नहीं। अल्टरनेटिंग करंट का जितना भी मेन पोर्शन था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इतना आप समझो कि इसमें जैसे मैंने बताया था ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर और जनरेटर भी ऐसे ही कॉइल मूव कर रही है, वर्क कर रहा है, उसका तो फुल कंस्ट्रक्शन आप स्टडी कर लोगे, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट। ट्रांसफार्मर क्या है, उसमें केस स्टडी पूछी जाएगी, कब स्टेप अप होता है, कब स्टेप डाउन होता है। तो अब आप जब ट्रांसफार्मर को स्टडी करोगे थ्योरी, तो अब आपको समझ में आएगी, क्योंकि आपने अल्टरनेटिंग करंट का फंडामेंटल समझ लिया है, ठीक है। वो कॉइल मूव कर रही है तो करंट इंड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ लिया है, मीन्स आप ट्रांसफार्मर को समझ जाओगे, ठीक है। सो वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, इस वजह से उसमें इतना कुछ है भी नहीं, बट लॉन्ग पर्पज से आप उसको पढ़ लेना, ठीक है, कहीं से भी आप पढ़ लेना, बट उसको कंप्लीट कर लेना, ओके। सो ये था अल्टरनेटिंग करंट, आज का टॉपिक। जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट था आपको बता दिया है। आप इस 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में अगर इसको देख लोगे, कवर कर लोगे, तो ये मान के चलो आपका ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुका है, और एग्जाम में आएगा तो यही चीज़ें आएंगी, ठीक है। क्योंकि जितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, किसी भी बोर्ड का हो, एनी बोर्ड, वो सारा रिड्यूस करके ये आपको बताया गया है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डिस्कस नहीं की गई है, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, ओके।